ऑल राइट दोस्तों, क्या हाल चाल आपके। देखो, आपने अभी अभी स्टार्ट किया था इंड एस 37 प्रोविजंस, कंटिजेंट लायबिलिटीज एंड आपकी कंटिजेंट एसेट्स। एक बार छोटा सा क्विक रिवीजन मैं आपको देना चाहता हूं, क्योंकि आपके लिए एक नया इंड एस है, लेकिन हाँ बहुत ही आसान है और बहुत ही छोटा है, इसमें कुछ भी नहीं है। एक बार थोड़ा सा रिवीजन मैं आपको दे दूं, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूं आपके अगले टॉपिक पे, और आज सारे टॉपिक्स आपके खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो आ जाओ। सबसे पहले मैंने आपको बताया था ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है आपका प्रोविजन, यानी कि हम पढ़ेंगे प्रोविजन के बारे में। मैंने आपको बताया था कि 50% चैप्टर इसी टॉपिक को लेके है, जो कि हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। फिर है कंटिजेंट लायबिलिटीज, फिर आपकी कंटिजेंट एसेट्स, जो हम आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने देखा आपके प्रोविजन का स्कोप डियर, एप्लीकेबिलिटी। यहां पे एज पर इंड एस 37 इन टॉपिक्स पे, इन प्रोविजंस पे ये इंड एस 37 अप्लाई नहीं होता। किस किस पे? इनकम टैक्स पे, लीज अकाउंटिंग, रिटायरमेंट बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉइज, कंटिजेंट कंसिडरेशन और इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स पे। ठीक, और आखिरी में आपके रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर्स, क्योंकि इन सभी को लेके कुछ अदर इंड एस आपको दे दिए गए हैं। ठीक है, दूसरा, बाकी सभी प्रोविजंस पे ये इंड एस एप्लीकेबल हो जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था मीनिंग ऑफ प्रोविजंस। प्रोविजन का मीनिंग क्या होता है? प्रोविजन वो लायबिलिटी होती है जो फ्यूचर में आपको पे करनी पड़ सकती है डियर। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म भी हो सकती है और आपकी शॉर्ट टर्म भी हो सकती है। अगर ऑपरेटिंग साइकिल या 12 महीने से ये ज्यादा है तो आपकी लॉन्ग टर्म है, अदरवाइज ये शॉर्ट टर्म हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए थे मैंने ऑपरेटिंग साइकिल की, एक बार देख लेना। अब प्रोविजन क्रिएट करने की जो एंट्री होती है, उसमें आप अपने एक्सपेंस को पैदा करते हो पीएनएल को डेबिट करके, और एक लायबिलिटी पैदा करते हो प्रोविजन को क्रेडिट करके। ठीक, इस प्रोविजन को क्रिएट करने के लिए डियर 4 कंडीशन का पूरा होना जरूरी होता है। अगर 4 कंडीशंस पूरी होती हैं तो आप प्रोविजन क्रिएट कर सकते हो। पहला, एक तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना चाहिए। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्या होता है? ऑब्लिगेशन का मतलब जो लायबिलिटी है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी पेमेंट आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जानी चाहिए। दो तरीके की होती है, लीगल और कंस्ट्रक्टिव। लीगल मतलब सरकार ने बोला, या किसी गवर्नमेंट ऑफिस ने बोल दिया, या आपके ऊपर पेनल्टी लग गई, कोर्ट ने बोल दिया कि आपको पेमेंट करनी है, तो उसको बोलते हैं लीगल ऑब्लिगेशन। कंस्ट्रक्टिव आपकी खुद की एक्टिविटीज से पैदा किया गया लायबिलिटी, जैसे कि गारंटीज, वारंटीज, या फिर कोई गारंटी का अमाउंट आपको बाद में पे करना पड़े, तो उसको बोलते हैं आपकी कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी ऑब्लिगेशन। पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन, इट मस्ट बी अ रिजल्ट ऑफ पास्ट ट्रांजैक्शंस। ये जो लायबिलिटी पैदा हुई है, ये पास्ट में आपने ट्रांजैक्शन की होगी, उसका रिजल्ट आज यहां पे पैदा हुआ है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था कि आपने मान लो गलत प्रोडक्ट और सर्विस डिलीवर कर दी कस्टमर को, उसने केस कर दिया और 1-2 साल बाद आपको पेमेंट करनी पड़ी। तो पास्ट में ट्रांजैक्शन हुई थी, आज भुगतान करना पड़ेगा। ठीक, पास्ट ट्रांजैक्शन का रिजल्ट होती है ये। जैसे आपने क्या किया, पोल्यूशन फैला दिया, फैक्ट्री लगा के जंगल बर्बाद कर दिया, एनवायरनमेंट खराब कर दिया, और वहां पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने आप पे केस कर दिया। तो क्या हुआ, आपकी पास्ट एक्टिविटी की वजह से आज आपको पेमेंट करनी पड़ रही है कंपनसेशन की। ये था आपका, यहाँ पे इट मस्ट बी रिजल्ट ऑफ पास्ट ट्रांजैक्शन। पहला प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, दूसरा पास्ट ट्रांजैक्शन। तीसरा, इट इज प्रोबेबल दैट आउटफ्लो ऑफ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन विल टेक प्लेस। मतलब आपने, आपकी पॉकेट से कुछ पैसा पेमेंट के तौर पे जाना चाहिए, तो इसको बोलते हैं फ्यूचर आउटफ्लो होना चाहिए, प्रोबेबल। प्रोबेबल होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपने मशीनरी खरीदी और 3 साल बाद इसका कोई पार्ट खराब होने वाला है, कंपनी ने बता दिया है कि 3 साल बाद ये खराब हो सकता है, की गारंटी नहीं है उसके बाद, तो ये रिप्लेस करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे पॉसिबिलिटी चेक करोगे। अगर 50% से ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है, यानी कि सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पॉसिबिलिटी होती है, तो प्रोविजन क्रिएट हो जाता है डियर। ठीक, ये था आपका फ्यूचर आउटफ्लो होना चाहिए आपका प्रेजेंट। उसके बाद चौथी कंडीशन, देयर मस्ट बी अ रिलायबल एस्टिमेट। इसका मतलब जो कैलकुलेशन होनी चाहिए अमाउंट की, वो रिलायबल होनी चाहिए, वो एम ही नहीं होनी चाहिए। एक रिलायबल एस्टिमेट आपके पास होना चाहिए अमाउंट का। ठीक, हाँ सर। अगर चारों कंडीशन पूरी होती है तो आप प्रोविजन बना पाएंगे। शॉर्ट टर्म बनाएंगे या लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म के केस में आपको उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसकी डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी। यही डिस्काउंटिंग आपका अगला टॉपिक था डियर। लॉन्ग टर्म के केस में मैंने आपको बताया था, अगर 2 साल बाद प्रोविजन बनाना है 2 लाख रुपए का, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू पे आपको उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और वो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी? वो प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी
आपके फ्यूचर आउटफ्लो को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करके नॉर्मली ये गिवन होता है क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, नीचे एग्जाम्पल भी मैंने लिया था इसका बहुत अच्छे वाला। यहाँ पे आपने 2 साल का अकाउंट भी बनाया था और यहाँ पे आपने क्या किया था, अपने प्रोविजन का टॉपिक खत्म किया था। ठीक है, ऑल राइट। अब आ जाओ मेरे साथ आपके डियर पार्ट 2 पे। मैंने आपको कहा था चैप्टर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट आपने लिखा आपका प्रोविजन, पहला पार्ट पार्ट 1 प्रोविजन। अब आ जाओ मेरे साथ पार्ट नंबर 2 पे। तो डियर यहां लिखो मेरे साथ पार्ट 2। प्लीज पुट डाउन द हेडिंग पार्ट नंबर 2। पार्ट 2 में लिखो कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी, कंटिंजेंट लायबिलिटीज। डियर इसमें एक बार लिखना स्टार्ट करो मेरे साथ। इसमें लिखो एक बार, दीज आर पॉसिबल ऑब्लिगेशंस, ब्रैकेट में लिखो नॉट प्रेजेंट। These are possible obligations where outflow of cash is probable or likely to occur, or likely to occur। अब जरा सामने देखो, देखो कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है। प्रोविजन हम कब बनाते हैं, जब आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कि आपको फ्यूचर में पेमेंट करनी ही पड़ेगी। जैसे आपका कोर्ट में केस चल रहा है और कोर्ट ने कंपनसेशन डिसाइड कर लिया, कंपनसेशन डिसाइड हो चुका है 2 लाख रुपए का, आपको आज ही पता लग गया भैया 2 साल बाद मुझे 2 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। तो यार जब ये डेफिनेट हो चुका है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, तो आपको यहां पे इसकी रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन अगर अभी तक कंपनसेशन डिसाइड नहीं हुआ, यही एक्सेप्ट नहीं हुआ कि केस आप जीतोगे या हारोगे, लेकिन हो सकता है कि अगर आप हार जाओ तो आपको कुछ पेमेंट करनी पड़े। अगर ऑब्लिगेशन प्रेजेंट है तो वो प्रोविजन बनेगा। लेकिन अगर पॉसिबल है, प्रेजेंट नहीं है, पॉसिबल है, प्रोबेबिलिटी है होने की, तो उस केस में उसको बोलते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। ठीक है, तो यहां पे वेयर आउटफ्लो ऑफ कैश इज प्रोबेबल और लाइकली टू अकर, जहां पे आपको पेमेंट करने की पॉसिबिलिटी पड़ सकती है डियर, इसी के केस में बोलते हैं आपका कंटिंजेंट लायबिलिटी। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, यहां पे सबसे पहले लिखो, सबसे पहले चांसेस आर 5 to 50%। प्रोविजन के केस में मैंने आपको बताया था अबव 50% चांस होते हैं, 50% से ज्यादा चांसेस हैं, सिग्निफिकेंट चांस हैं। लेकिन यहां पे 5 से लेके 50% तक चांसेस हैं। तो उस केस में आपको क्या रिकॉर्ड करना है, आपको कंटिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करनी है, रिकॉर्ड नहीं करनी। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इट इज disclosed in the notes to accounts, it is disclosed in the notes to accounts। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर 5 से 50%, मतलब यहां पे 5 से 50% तक आपकी लायबिलिटी प्रोबेबिलिटी है, तो ये आपका कंटिजेंट लायबिलिटी है। अबव 50 में आपने बताया था कि वो प्रोविजन क्रिएट हो जाएगा। तो अगर 5 से कम परसेंटेज की प्रोबेबिलिटी है तब क्या होगा डियर, अगर लेस देन 5% है, लेस देन 5% प्रोबेबिलिटी है, तो इसको बोला जाता है रिमोट लायबिलिटी। रिमोट लायबिलिटी, रिमोट लायबिलिटी के केस में ना तो आप उसको रिकॉर्ड करते हो, ना इधर लायबिलिटी इज रिकॉर्डेड, मतलब ना तो इसका आप प्रोविजन बनाओगे और ना ही इसको कंटिंजेंट लायबिलिटी के तौर पे दिखाओगे, नॉर
it is nor it is disclosed in the notes to accounts. सिंपल लैंग्वेज में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, नो ट्रीटमेंट, इसको इग्नोर कर दिया जाता है, इग्नोर्ड। यही होता है आपका लेस देन 5% के केस में। ये काम करो, वीडियो पॉज करके इसको लिखो, फिर मैं आपको थोड़ा सा और कुछ लिखवाता हूं आपके कंटिजेंट लायबिलिटी के अंदर, कुछ एग्जांपल के थ्रू लिखेंगे और फिर मैं आपको लेके चलता हूं आगे। प्लीज नोट इट डाउन। 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से नोट करना। ऑल राइट डियर, अब यहां पे मेरे साथ लिखो एक्चुअल मीनिंग आपकी कंटिजेंट लायबिलिटी का क्या होता है डियर। लिखो यहां पे, एज पर इंड AS 37, as per ind AS 37, contingent liabilities means possible obligations। एक मिनट, मैंने ऊपर लिखवा दिया है क्या? डियर एक चीज यहां पे ना, आप इसको ठीक कर लो एक बार। ये ऊपर मैंने वेयर आउटफ्लो ऑफ कैश इज प्रोबेबल और लाइकली टू अकर है, इसमें आउटफ्लो ऑफ कैश इज नॉट प्रोबेबल और लाइकली टू अकर लिखना, नॉट प्रोबेबल और लाइकली टू अकर। ठीक है, इसको ठीक कर लो, नॉट प्रोबेबल है ये, मैंने इज लिखवा दिया, इट इज नॉट प्रोबेबल। ये प्रोबेबल और लाइकली टू अकर प्रोविजन के केस में होता है कि वहां पे पेमेंट करनी पड़ सकती है, जो कि डेफिनेट होता भी है, यहां पे नॉट आएगा। ठीक है, अब यहां नीचे लिखो एज पर इंड AS 37 कंटिजेंट लायबिलिटीज मींस पॉसिबल ऑब्लिगेशंस, पॉसिबल ऑब्लिगेशंस in this case, if any obligation has less than 5 sorry is, एक मिनट रुकना, इसमें ये काट दो। If any obligation has 5 to 50% chances, 5 to 50% chances of its outflow, then such an obligation will be considered as a contingent liability। as a contingent liability। अब यहां हेडिंग डाल दो ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ कंटिजेंट लायबिलिटीज। इसका ट्रीटमेंट होता क्या है बताता हूं डियर। ये वो लायबिलिटी है जिसकी पेमेंट करनी भी पड़ सकती है, नहीं भी, तो आप इसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं दिखाते, आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी इसको नहीं दिखाते। आप क्या करते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो नोट्स टू अकाउंट्स बनते हैं ना, नोट्स टू अकाउंट्स, उसमें एज अ नोट डिस्क्लोज कर देते हो, उसमें एज अ नोट इसको क्या करते हो, डिस्क्लोज कर देते हो, डिस्क्लोज कर देते हो कि हाँ हो सकता है आपको फ्यूचर में इसकी पेमेंट करनी पड़े। बस यही इसका ट्रीटमेंट होता है। अब ये लिखना कैसे है मैं बताता हूं डियर, लिखो मेरे साथ, लिखो यहां पे ट्रीटमेंट, इसमें लिखो नो प्रोविजन, नो प्रोविजन इज मेड और क्रिएटेड
फॉर अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन, किसी भी पॉसिबल ऑब्लिगेशन का कोई भी प्रोविजन या फिर आपको इसका क्रिएट नहीं करना, ना ही बनाना है, ठीक। इट इज जस्ट disclosed disclosed in the notes to accounts only। इसको कहां दिखाते हैं? बस आपके नोट्स टू अकाउंट्स में दिखा देते हैं। अब यहां पे लिखो डियर मेरे साथ कुछ पॉइंट्स टू बी नोटेड, पॉइंट्स टू बी नोटेड, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान रखनी है डियर। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, एनी लायबिलिटी having its chance to occur less than 5% is called remote liability। बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको कि अगर किसी भी लायबिलिटी का चांस 5% से भी कम है अकर होने का तो उसको रिमोट लायबिलिटी कहते हैं। और इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? इट इज नाइदर प्रोवाइडेड फॉर, ना ही इसको प्रोवाइड करेंगे, और नॉर इट इज शोन as a disclosure in the notes to accounts। in the notes to accounts in simple language, it is completely ignored। अरे जो बातें मैं बता चुका हूं बस वही लिखवाई है मैंने आपको। एक बार वीडियो पॉज करो, इसको नोट करो, फिर मैं आपको लेके चलता हूं डियर आगे अपने अगले टॉपिक पे। प्लीज नोट इट डाउन, जल्दी से इसको नोट कर लो। डन, आई होप आपने इसको कर लिया है। अब डियर आ जाओ मेरे साथ आगे अगले टॉपिक पे। एग्जाम्स में डियर एक क्वेश्चन आता है कि आपके प्रोविजन और कंटिंजेंट लायबिलिटी में डिफरेंस क्या होता है। तो यहां पे लिखो मेरे साथ एक टॉपिक, प्रोविजन वर्सेस कंटिंजेंट लायबिलिटी। इसमें केस स्टडी भी आ सकती है और आपका डायरेक्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। वो कैसे आता है बताता हूं मैं। सबसे पहले यहां हेडिंग डाल दो आपका प्रोविजन, इधर आ जाएगी आपकी कंटिंजेंट लायबिलिटी, ठीक। और यहां लिख देंगे हम आपका बेसिस ऑफ डिफरेंस। सबसे पहला डिफरेंस डियर, सबसे पहला डिफरेंस, सबसे पहला डिफरेंस लायबिलिटी। प्रोविजन को एक लायबिलिटी मान के रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है, तो इसको तो हम कर देंगे रिकॉग्नाइज्ड। और डियर इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता एज अ लायबिलिटी, नॉट रिकॉग्नाइज्ड, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी अकर होने की 50 से कम है। दूसरा डिफरेंस रिलायबल एस्टिमेट। ये डियर दोनों केसेस में ट्रू है, तो ये डिफरेंस नहीं है, बेसिकली ये आपका सिमिलैरिटी हो गई। यस, और यहां पे भी यस, दोनों केस में रिलायबल एस्टिमेट लगाया जाता है। मैक्सिमम पॉसिबल केसेस में चेक किया जाता है कि कितनी पेमेंट करनी पड़ सकती है, राइट। तो तीसरा पॉइंट लिखो, तीसरा ऑब्लिगेशन। प्रोविजन के केस में प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होता है, प्रेजेंट लीगल या कंस्ट्रक्टिव। लेकिन कंटिंजेंट लायबिलिटी के केस में पॉसिबल ऑब्लिगेशन होता है, पॉसिबल या प्रोबेबल कह सकते हैं, प्रोबेबल, ठीक। आगे चौथा डिफरेंस
प्रोबेबल आउटफ्लो, प्रोबेबल आउटफ्लो, प्रोबेबल आउटफ्लो, इसमें प्रोबेबल आउटफ्लो 50% से ज्यादा आपको पे करना पड़ सकता है। तो यस, यहां पे जो पॉसिबिलिटी है इट इज मोर देन 50%। ठीक, और यहां पे डियर प्रोबेबल है तो, लेकिन यहां पे आपका 5 to 50% ही चांसेस है। ठीक, तो यहां पे यस भी हो सकता है और नो भी हो सकता है। अब ये था आपका सेकंड लास्ट डिफरेंस। आखिरी डिफरेंस लिखो, लास्ट डिफरेंस, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। मतलब जो 4 कंडीशंस होती हैं डियर, 4 कंडीशंस, वो कौन से केस में पूरी होती हैं? वो आप जानते हो, वो प्रोविजन के केस में पूरी होती हैं। तो इसमें लिखो इट मीट्स द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। इट डज नॉट मीट द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। तो ये था आपका छोटा सा डिफरेंस आपके प्रोविजंस एंड आपके कंटिजेंट लायबिलिटीज में। अब एक काम करो डियर, यहां पे वीडियो पॉज करके इसको लिखो, फिर मैं आपको कंटिन्यू करता हूं आगे चलने के लिए। डन, आई होप आपने इसको लिख लिया है डियर। अब यहां खत्म होता है आपका कंटिजेंट लायबिलिटीज। सर खत्म भी हो गया, यस। अब हम शुरू करेंगे अपना पार्ट 3। लिखो यहां पे, आ गया पार्ट 3। पार्ट 3 है आपका तो पार्ट 3 में लिखो कंटिजेंट एसेट्स। देखो, कंटिजेंट एसेट्स का मतलब क्या होता है डियर? सबसे पहले यहां पे आपको उल्टा सोचना है। मतलब जैसे फ्यूचर में अगर आपको कोई पेमेंट करनी है तो या तो वो प्रोविजन होगा या कंटिजेंट लायबिलिटी होगी। लेकिन अगर कोई अमाउंट आपको रिसीव हो सकता है फ्यूचर में, रिसीव हो सकता है, प्रोबेबल है, तो उस केस में वो कहलाएगी कंटिजेंट एसेट्स। वैसे तो जो प्रूडेंस प्रिंसिपल होता है वो एसेट्स को, कंटिजेंट एसेट्स को रिकॉग्नाइज मना करने के लिए बोलता है कि उसको रिकॉग्नाइज मत करो। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी 95% से ऊपर है, मतलब ऑलमोस्ट 100% है कि पेमेंट मिल ही रही है, कोर्ट ने कह दिया आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे, तो यार उस केस में क्या होता है कि आप अपने एज पर इंड एस 37 आप अपनी बुक्स में कंटिजेंट एसेट्स को रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, तो ये कैसे करना होता है बताता हूं डियर, बताता हूं। लिखो मेरे साथ यहां पे, यहां पे मेरे साथ पहले लिखो, लिखो यहां पे, इट मीन्स expected inflows, expected inflows in future, मतलब फ्यूचर में जो आपको पैसा मिलने वाला है। इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं डियर, उसमें से पहला एग्जांपल मैं आपको देता हूं। पहला एग्जांपल, क्लेम्स रिसीवेबल फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनीज, फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनीज, या फिर कंपनसेशन पेंडिंग, कंपनसेशन पेंडिंग इन कोर्ट केसेस एटसेट्रा। भाई या तो आपके पास एक बिजनेस था, वहां पे आपके गुड्स रखे थे और गुड्स में आग लग गई, आग लग गई। अब आग लगने में आपने क्या करा रखा था? इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करा रखा था। तो इंश्योरेंस कंपनी को आपने फोन किया, भाई साहब मेरी दुकान में आग लग गई हो,
इंश्योरेंस का एजेंट आया, सर्वेयर, उसने चेक किया, हाँ आग तो लगी है। अब वो लॉस कैलकुलेट कर रहा है डियर, लॉस कैलकुलेट कर रहा है, और 1 हफ्ता बीत चुका है। इंश्योरेंस का एजेंट आपका दोस्त है, जानने वाला है। आपने उससे पूछा यार कितना क्लेम मिलेगा, मेरा तो 1,20,00,000 का नुकसान हुआ है। इंश्योरेंस का एजेंट कह रहा है भाई साहब इतना अमाउंट तो पता नहीं है, बट आपके मिनिमम 80 लाख तो आपके फिक्स हैं, मिनिमम 80 लाख तो आपको मिलेंगे ही। तो यार जब उसने लिख दिया कि ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि इतना मिनिमम अमाउंट तो आपको मिलेगा ही, तो जब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है और डेफिनेट है कि ये अमाउंट तो आपको रिसीव होगा ही होगा, तो क्यों ना इसको रिकॉग्नाइज कर लिया जाए अपनी बुक्स के अंदर। प्रोबेबिलिटी कितनी है रिसीव होने की? 95 से भी ज्यादा मिलेगा ही, ये तो मिलना ही है। दूसरा, कंपनसेशन पेंडिंग इन आपका कोर्ट केसेस में, जैसे आपने किसी दूसरी पार्टी पे केस कर रखा है, कोर्ट ने कह दिया दूसरी पार्टी को, वाई को बोला आप पहले इनको 10 लाख की पेमेंट कर दो, उसके बाद केस आगे बढ़ाएंगे। आप पहले 10 लाख की पेमेंट कर दो, उसके बाद केस आगे बढ़ेगा। तो जब तक वो पार्टी आपको पेमेंट नहीं करेगी, आपके पास एक एसेट है, कंटिंजेंट एसेट, फिक्स हो गया, बिल्कुल फिक्स, 95% से ऊपर की प्रोबेबिलिटी है, तो ये आपके लिए कंटिंजेंट एसेट रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है, इसी को बोलते हैं आपकी कंटिंजेंट एसेट्स। लेकिन प्रूडेंस प्रिंसिपल मना करता है, इंड एस 37 इसको रिकॉर्ड करने के लिए कह देता है। कैसे कहता है? उसका कुछ क्राइटेरिया है डियर, उसका कुछ क्राइटेरिया, वो क्या है एक बार देखते हैं। लिखो यहां पे, लिखो यहां, जनरली as per prudence principle, as per prudence principle, expected future cash flows, expected future cash inflows, लिखो inflows should not be discussed, should not be discussed, but वो कह रहा है प्रूडेंस प्रिंसिपल के हिसाब से ये डिस्कस ही नहीं होने चाहिए, बात ही मत करो इनकी, लेकिन बट as per ind AS 37, as per ind AS 37, it provides, it provides the following treatment, the following treatment as follows. इंड एस 37 कहता है भाई साहब अगर ये चांसेस हैं तो आपको उसको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। कैसे चांसेस? लिखो मेरे साथ यहां पे, एक साइड दे दो चांसेस की और दूसरी साइड है आपकी ट्रीटमेंट की, चांसेस एंड ट्रीटमेंट। ठीक, देखो सबसे पहले अगर चांसेस सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट बहुत ज्यादा चांसेस है, 95% या आपके अबव 95 लिखो इसमें, अबव 95, तो ट्रीटमेंट क्या होगा? आप इसको अपनी बुक्स में डेटर्स या फिर बुक्स रिसीवेबल के नाम से रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, तो यहां लिखो बुक रिसीवेबल्स इन द बुक्स। जैसे आप इंश्योरेंस क्लेम यहां पे लिख सकते हो, इंश्योरेंस क्लेम की जो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, 95% से ऊपर चांसेस है। दूसरा, अगर 50 से लेके 95% तक चांसेस है डियर, तो ये है आपकी मॉडरेट प्रोबेबिलिटी, मॉडरेट प्रोबेबिलिटी। इस केस में आपको क्या करना है? इसको एज अ कंटिंजेंट एसेट सिर्फ अपने नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना है। मैं गायब हो जाता हूं यहां से ताकि आपको लिखने में प्रॉब्लम ना आए। डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स टू अकाउंट्स, इसको डिस्क्लोज कर देंगे नोट्स टू अकाउंट्स में। ठीक, लेकिन अगर लेस देन 5% है, लेस देन 5% चांसेस, जिसको हम रिमोट लायबिलिटी भी रिमोट एसेट बोलेंगे, इसको बोल देंगे रिमोट एसेट। ठीक है, हालांकि
यहाँ पे इसको मत बोलना, खाली लेस देन 5 ही लिखो बस। इसको क्या करेंगे डियर, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, नो ट्रीटमेंट, इसको हम कर देंगे इग्नोर। अब वीडियो पॉज करो, इसको नोट डाउन करो, फिर मैं आपको लेके चलता हूं डियर आगे। ऑल राइट, आई होप आपने इसको लिख लिया है। वैसे तो डियर चैप्टर यहाँ पे आपका खत्म हो चुका है, क्वेश्चन नहीं हुए बस अभी तक, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ और बातें आपसे डिस्कस करनी है। कौन सी बातें? 4-5 छोटी छोटी बातें हैं डियर, उनको बोलते हैं आपके स्पेशल टॉपिक्स। तो यहाँ पे हेडिंग डाल दो स्पेशल कैटेगरीज। स्पेशल कैटेगरीज कितनी कैटेगरी है? टोटल 3-4 है, छोटी छोटी कैटेगरी है। लिखो सबसे पहला लिखो ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट्स, इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं डियर। एग्जांपल, अब जरा लिखना बंद कर दो, इधर देखो, इधर इधर देखो, लिखना बंद कर दो। देखो यहाँ पे मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, इसने क्या किया? एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, साइंस अ कॉन्ट्रैक्ट विद वाई लिमिटेड। इसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया वाई लिमिटेड के साथ। कॉन्ट्रैक्ट क्या था? टू सप्लाई, इसको सप्लाई करना है 1 लाख कॉस्मेटिक बॉक्सेस एट द रेट 500 ईच। ठीक, यहां पे एक्स ने और वाई ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट किया। एक्स ने बोला कि मैं आपको 1 लाख कॉस्मेटिक के बॉक्सेस जिसमें मेकअप का सामान होता है वो आपको 500 रुपए के हिसाब से बेचूंगा बना के। ठीक है, और यहां पे पहली कंडीशन थी, कंडीशन 1, जो रेट होगा, रेट वो आपकी 500 बॉक्सेस है। ठीक है, 500 रुपीज पर बॉक्स, पर बॉक्स। और जो दूसरी कंडीशन थी डियर, कंडीशन नंबर 2, कि अगर कॉन्ट्रैक्ट टूटा, इफ कॉन्ट्रैक्ट ब्रोकन, ब्रोकन, इसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ की लैंग्वेज में। इस केस में क्या होगा डियर? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर हुआ तो यहां पे पेबल ₹5 लाख, आपको क्या करना पड़ेगा? 5 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे वाई लिमिटेड को कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए। ठीक, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ डियर। अब बात को समझना, यहां पे क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ? जो मार्केट वैल्यू थी, मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स वेंट अप। जब यहां पे एक्स लिमिटेड ने इसको बनाना शुरू किया कॉस्मेटिक्स को, तो जो मटेरियल था उसका प्राइस बढ़ गया। और डियर हुआ क्या? जो कॉस्ट पर यूनिट आई, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एक्स लिमिटेड, वो आ गई 525 रुपए पर बॉक्स। आपने कॉन्ट्रैक्ट कितने में किया है कि मैं आपको 500 रुपए में सप्लाई करूंगा हर बॉक्स को, लेकिन आपको इसकी बनाने की ही कॉस्ट कितनी आ गई? 525। अब जरा ध्यान से देखना डियर, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दिया, इफ कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल्ड, तो क्या होगा? हर बॉक्स पे आपको नुकसान होगा। ठीक, यहां पे क्या होगा? लॉस पर बॉक्स। भाई आपने 1 लाख यूनिट बना के बेचनी है 500 रुपए के हिसाब से, और आपकी बनाने की ही कॉस्ट 525 आ रही है, तो आपको हर बॉक्स पे डियर 25 रुपीज का लॉस होगा। तो यहां पे आपका टोटल लॉस देखो कितना आएगा। टोटल लॉस 1 लाख बॉक्सेस हैं और 25 रुपए का नुकसान है हर बॉक्स पे, तो 25 लाख रुपीस का नुकसान आपको चुकाना पड़ेगा। अब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर दिया, कि अगर आपने इफ कॉन्ट्रैक्ट कैंसल्ड,
कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल के केस में क्या होगा डियर, आपको जो पेमेंट होगी करनी पड़ेगी, आपका जो लॉस होगा दैट विल बी ओनली 5 लाख रुपीज। अगर आपने बॉक्स बना के बेचे तो 25 लाख का नुकसान होगा, नहीं बना के बेचे तो 5 लाख पे करने पड़ेंगे। मुझे बताओ ज्यादा बेटर कंपनी के लिए क्या है? सर ज्यादा बेटर तो है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया जाए। तो वही तो मैं आपसे कह रहा हूं यहां पे डियर, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिस केसेस में आपको पेमेंट करनी ही पड़े, तो उनमें से जो कम वाला लॉस होगा, लोअर ऑफ दीज, इसको क्या किया जाएगा, 5 लाख को रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा बुक्स के अंदर, रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स। ठीक, इसी को बोलते हैं आपका ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें आपको ऑनर करना पड़े कॉन्ट्रैक्ट को। अब देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं, अभी रुको, इसका उल्टा भी हो सकता है, इसका उल्टा कैसे होगा देखो। नाउ इफ, अगर क्या हुआ डियर, जो कॉस्ट पर बॉक्स आ रही है वो बढ़ के आ गई आपकी 501 रुपए, 501। ठीक, तो यहां पे टोटल लॉस जो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करके आएगा वो 1 रुपए का होगा। 1 लाख बॉक्सेस इंटू ₹1, कितना हो गया, 1 लाख का लॉस। और अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया, कॉन्ट्रैक्ट कैंसल्ड, तो आपको जो पेनल्टी भरनी पड़ेगी, पेनल्टी टू बी पेड, वो 5 लाख है। अब आप मुझे बताओ कॉन्ट्रैक्ट पूरा करे कि नहीं? सर कर लो, क्योंकि करेंगे तो 1 लाख का ही नुकसान होगा, नहीं करेंगे तो 5 लाख फालतू में देने पड़ेंगे। तो यहां पे डियर आपका इनमें से भी जो लोअर होगा, इसी को हम बुक्स में रिकॉग्नाइज कर लेंगे। ठीक, कम वाली लायबिलिटी को हम क्यों ज्यादा पे करें? तो यहां पे डियर इसको बोलते हैं आपका ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। एक बार मैं लिखवाता हूं इसके अंदर क्या होता है, पहले आप यहां पे इस एग्जांपल को नोट कर लो वीडियो पॉज करके, ठीक है, जल्दी से। डन कर लिया आपने? क्या आपने इसको नोट कर लिया है? हाँ जी सर कर लिया है। आओ आ जाओ डियर आपके इस पे, इसके नोट्स पे लिखो यहां पे मेरे साथ, यहां पे लिखो मेरे साथ, इफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, इफ एनी कॉन्ट्रैक्ट हैज unavoidable cost, unavoidable costs, and its outflow is probable, आउटफ्लो तो हर केस में प्रोबेबल होना ही चाहिए, then such cost is provided, such cost is provided in the books। ठीक, ये कहां कहां पे आती है डियर, ये आपकी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, या फिर कोई फाइन्स या पेनल्टी जो आपको पे करनी पड़े एटसेट्रा, उन केसेस में ये आपका रिकॉर्ड होगा। ये था आपका पहला छोटा सा टॉपिक। दूसरा लिखो डियर, इससे भी छोटा, दूसरा है आपकी अदर लायबिलिटीज। अदर लायबिलिटीज ऐसी लायबिलिटी जो आपके बिजनेस से रिलेट करती हैं, जैसे कि आपके ट्रेड रिसीबल या ट्रेड पेबल्स। तो यार ऐसे पेबल्स जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिटर्स होते हैं, या आपके बिल्स पेबल होते हैं, या आपके ट्रेड पेबल होते हैं, उसको आप प्रोविजन नहीं बनाते उसका। अरे वो तो बार बार अकर होंगे ना यार, वो तो बार बार अकर होंगे, होते ही रहेंगे, होते ही रहेंगे। तो ये कोई ऐसा थोड़ी है, और हाँ उसका अमाउंट भी नहीं पता कितना करना है।
आपको डिस्काउंट अलाउ करना है, आपको क्या पता कितना डिस्काउंट कितने कस्टमर्स को देना पड़े, नहीं पता। तो जिसका अमाउंट ही फिक्स नहीं है, चेंज हो रहा है बार बार, उसको प्रोविजन क्रिएट नहीं किया जा सकता। वो एक एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड होता है और वो एक लायबिलिटी के तौर पर रिकॉर्ड होता है, नॉर्मल लायबिलिटी, ना कि प्रोविजन। तो बस बिजनेस की लायबिलिटी से ये आपके प्रोविजन जो है अलग होते हैं। यही छोटा सा पॉइंट है डियर, ठीक, नॉर्मल लायबिलिटी से। तो लिखो इसके अंदर एक बार, लिखो यहां पे, लिखो यहां पे, ट्रेड पेबल्स एंड अक्रूवल्स, ट्रेड पेबल्स एंड अक्रूवल्स, ठीक, इसके अंदर यही आते हैं। तो इसमें लिखो देयर इज अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी about the timing and amount, timing and amount of future expenditure, of future expenditure required, future expenditure required in settlement. दूसरा पॉइंट लिखो इसमें, these are treated as, these are treated as part of trade, part of trade and other payables. बस हो गया, खत्म टॉपिक। इसको हम पार्ट ऑफ ट्रेड मानते हैं और ना कि इसको प्रोविजन, इसलिए अदर पेबल्स और ट्रेड पेबल्स में आपके आ जाता है, ठीक है। तीसरा टॉपिक लिखो डियर, पहला था आपका ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है आपका अदर लायबिलिटी, तीसरा टॉपिक लिखो ऑपरेटिंग लॉसेस। चार टॉपिक है आपके टोटल, तीसरा लिखो ऑपरेटिंग लॉसेस। देखो यहां रुक जाओ, मान लो आपका कोई बिजनेस है जो आपने अभी स्टार्ट किया है, स्टार्ट किया है जैसे मैंने किया है, ठीक, या पहले से किया हुआ है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है डियर, बिजनेस लॉस में जाता है, माइनस में, पीएनएल का बैलेंस लॉस में होता है, एक्सपेंस ज्यादा होते हैं, इनकम कम होती है, ठीक। अब जब आपको पता है कि अभी 1 साल तक और लॉस होगा, जो कि एक रिक्वायर्ड लॉस है बिजनेस को उठाने के लिए, तो यार ये तो नॉर्मल ऑपरेटिंग लॉस हुआ ना, ये कोई ऐसा लॉस थोड़ी है कि बाद में चुकाना पड़े, ये तो आपकी कमाई के लिए जरूरी है। तो यार ये बिजनेस का नॉर्मल ऑपरेटिंग लॉस कहलाता है, इसको, इसका हम प्रोविजन नहीं बनाते। अरे भले ही आपका लॉस आपको पता है कि फ्यूचर में होगा, लेकिन ये बिजनेस का ऑपरेटिंग लॉस है डियर, तो नॉर्मल बिजनेस के ऑपरेटिंग लॉस को नॉर्मल ऑपरेटिंग लॉस ही कहा जाता है। उसको ऐसा लॉस नहीं कहा जाता जहां पे चार कंडीशन फुलफिल हो रही हो, ठीक है। तो यहां पे लिखो डियर, these losses are faced by, these losses are faced by an entity during the operation, during the operation of its business। आगे लिखो, इन दिस केस जो आपके रेवेन्यूज होते हैं वो कम होते हैं, आर लेस देन एज कंपेयर टू आपके एक्सपेंसेस से। तो ये आपका ऑपरेटिंग लॉस आ गया, रेवेन्यू कम, एक्सपेंस ज्यादा है, ठीक। इसमें लिखो दीज लॉसेस आर रिफ्लेक्टेड, these losses are reflected in the profit and loss account automatically। ये ऑटोमेटिकली आपके प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाते हैं डियर। आप रेवेन्यू डालो रेवेन्यू वाली साइड, एक्सपेंस डालो एक्सपेंस वाली साइड, ऑटोमेटिक प्रॉफिट लॉस आएगा, ठीक। तो यहां पे देयरफॉर we cannot provide, we cannot provide for these losses, for these losses। ये था आपका ऑपरेटिंग लॉस।
अब डियर इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक लिखो, चौथा, रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट। पहले काम करो, वीडियो पॉज करके यहां तक नोट कर लो, फिर मैं आपको कराता हूं आपका आखिरी टॉपिक चैप्टर का। प्लीज नोट इट डाउन। आई होप आपने इसको लिख लिया है। अब आ जाओ डियर आगे। देखो, रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है बताता हूं। पहले रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब समझते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है डियर, जैसे मान लो कोई कंपनी है एक्स लिमिटेड, इसका मर्जर हो रहा है, एक्विजिशन हो रहा है, या लिक्विडेशन हो रहा है, या कोई इसका एक सेगमेंट बंद हो रहा है, क्लोज हो रहा है। तो अगर इसका कोई भी रीस्ट्रक्चरिंग वाला सिनेरियो होता है, रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब पूरे जो कंपनी है उसकी कायनात बदल देना, उसकी जो मतलब स्ट्रक्चरिंग है उसके सेगमेंट्स को चेंज कर देना। और रीस्ट्रक्चरिंग के केस में क्या होता है डियर, कुछ एम्प्लॉयज को निकाला जाता है, एम्प्लॉयज को फायर कर दिया जाता है। बहुत सारी कंपनीज में जब भी रीस्ट्रक्चरिंग होती है तो एम्प्लॉयज को फायर किया जाता है, और उस केस में आपको अपने एम्प्लॉयज को फायर करते टाइम कुछ ना कुछ कंपनसेशन पे करना पड़ता है डियर। तो रीस्ट्रक्चरिंग के केस में आपके कंपनसेशन फिक्स हो जाती है, कितने महीने की सैलरी या फिर उनको जो भी उनका पैसा बनता है एज पर द लीगल फॉर्मेट, वो आपको पे करना पड़ता है। और कंपनीज को पता होता है डियर कि अगले 1 साल बाद, 6 महीने बाद हमारी रीस्ट्रक्चरिंग होगी, तो उसकी तैयारी आज से ही शुरू कर देनी चाहिए। ठीक, ठीक को बोलते हैं प्रोविजन। अब यहां पे ट्रीटमेंट क्या होता है बताता हूं डियर, लिखो यहां पे, यहां पे लिखो मेरे साथ रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर लिखो, इफ अ बिजनेस एंटिटी, if a business entity or business is restructured, is restructured, is restructured, तो उस केस में then it will have to, it will have to provide for restructuring costs, restructuring costs if the following conditions, the following conditions are satisfied। दो कंडीशन होती हैं रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट को प्रोवाइड करने के लिए डियर। पहली कंडीशन लिखो, यहां पे मेरे साथ लिखो पहली कंडीशन, कंडीशन 1, कंडीशन 1, एंटिटी हैज, एंटिटी हैज अनाउंस्ड पब्लिकली, announced publicly a formal plan on its restructuring। पहली कंडीशन है कि ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिक में दुनिया को गा गा के बता दिया हो कि भैया हम चेंज होने वाले हैं, हमारा ये वाला सेगमेंट बंद होने वाला है, नया सेगमेंट खुलने वाला है। राइट, तो पहली कंडीशन। दूसरी लिखो, इट इज प्रोबेबल दैट, it is probable that future outflows, future outflows will take place। एक तो पब्लिकली पता लग गया सबको, दूसरा ये प्रोबेबल रहना चाहिए कि फ्यूचर में आउटफ्लो आपको पे करना पड़ेगा। दो तरीके से पे करना पड़ सकता है, एक तो आपके
एम्प्लॉयज का कंपनसेशन, एम्प्लॉयज कंपनसेशन और प्लस कुछ लीगल एक्सपेंसेस होते हैं डियर। लीगल एक्सपेंसेस आप जानते हो, वो कागजी जो आपके फॉर्मेलिटीज होती हैं प्रॉपर्टीज को लेके, तो ये आपको आइटम्स पे करने पड़ सकते हैं डियर। और यहां पे खत्म होता है आपके टॉपिक के 100% कॉन्सेप्ट्स। सर क्या अभी भी चैप्टर बचा है? यस, हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की अभी तक। तो डियर नेक्स्ट सेशन में मैं आपको कराता हूं इसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो एक काम करो, वीडियो पॉज करके इसको लिख लो, फिर हम ओवर करते हैं आज का सेशन। प्लीज नोट इट डाउन। राइट, तो यहां पे खत्म करते हैं आज के सेशन को। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।